हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, वेरी वार्म वेलकम। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सो वी हैव 5 मई 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स। बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूज़ है आज, एंड ये आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स। हमने आपसे पूछा था कि माउंट एवरेस्ट को किस नाम से बुलाते हैं नेपाल में। आपने उत्तर दिया है सागरमाथा, जो कि एकदम बेहतरीन जवाब है। शाबाश, वेरी वेल डन, गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, ये हैं हमारे टॉपर्स जो 3rd ऑफ मई के करंट अफेयर्स को इसके टॉपर्स हैं। वो ये हैं शुभ, अभिषेक, इंदु, त्रिवेणी एंड विक्रम। वेल डन गाइस, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया। आइए देखिएगा, पहले न्यूज़ हम जो देख रहे हैं वो है गंगा एक्सप्रेसवे की नाइट लैंडिंग। तो देखिए, यूपी में ये गंगा एक्सप्रेसवे है। आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं। कोई भी ऐसा राज्य जिसमें अगर किसी राज्य में मैक्सिमम एक्सप्रेसवे हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। यूपी से ज़्यादा एक्सप्रेसवे किसी में भी नहीं है। छोटा सा होमवर्क है, यूपी में कितने एक्सप्रेसवे हैं। अच्छा, तो अब देखिए, नाइट में एक्सप्रेसवे लैंडिंग कराने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। यूपी के अलावा और किसी में भी फाइटर प्लेन जो हैं रात में कभी नहीं लैंड कर सकते। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर एक 3.5 किलोमीटर की एक स्ट्रिप बनाई गई है। इसके ऊपर आप फाइटर प्लेन्स को भी लैंड करा सकते हैं। बड़ी बात है, देखिए, आप रोड के ऊपर सीधे फाइटर प्लेन्स को लैंड करा दें। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों, ये समझिएगा। देखिए, अगर आपने अभी हाल ही में एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, अगर आपने वो देखी हो, जिसमें वीर पहाड़िया इन्होंने भी डेब्यू किया था। आई बिलीव स्काई फोर्स नाम था मूवी का। अगर आपने उसमें देखा हो, स्काई फोर्स नाम की मूवी थी। इसके पहले भुज अटैक आई थी। इसमें क्या हुआ है, पाकिस्तान ने पहले भी किया हुआ है ये कि इनको हमारे ये जो जहाँ पे हमारे फाइटर प्लेन्स खड़े होते हैं, सबसे पहले अटैक उन जगहों पे किया जाता है। अब जब सबसे पहले अटैक उन जगहों पे किया जाता है तो फिर क्या होता है, हमारे फाइटर प्लेन्स एकदम यूजलेस हो जाते हैं। आप उड़ा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रनवे, स्ट्रिप वगैरह सब खराब कर देते हैं। वो उनके ऊपर अटैक करके सब खराब कर देते हैं। अब उससे बचने के लिए क्या किया है हमने, यमुना एक्सप्रेसवे पे, आगरा एक्सप्रेसवे पे, यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे पे, यमुना पे तो नहीं, आगरा पे, गंगा पे, ऐसे करके एक्सप्रेसवेज के ऊपर ही हमने लैंडिंग साइट बना दी कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम अपने फाइटर प्लेन्स को यहीं पर ही लैंड करा देंगे उनको। उस चीज़, अच्छा, यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो ब्लास्ट कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? देखिए, इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा लाइट और इसमें नहीं रहती है। ये स्ट्रिप्स थोड़ा सा हिडन रहती हैं, इसलिए इनको ढूंढना मुश्किल है। दूसरा, ये स्ट्रिप अगर आपने ढूंढ भी ली तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर आना पड़ेगा देश के, और अगर आप इतना अंदर आ करके स्ट्रिप के ऊपर अटैक कर रहे हैं ना, तो जब आपकी रिटर्न जर्नी होगी तब आपको इंटरसेप्ट करके मार दिया जाएगा। जबकि अगर हम बाकी बात करें तो बाकी जो मेन स्ट्रिप्स हैं जो बॉर्डर के बहुत करीब हैं, अगर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया तो आप डिस्ट्रॉय करके सीधे वापस चले जाओगे, आपको इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाएंगे हम। इसके लिए ये चीज़ करी गई है, समझ गए आप? अच्छा, अगर मैं गंगा एक्सप्रेसवे की बात करूं तो देखो ये क्या है, ये मेरठ से ये एक्सप्रेसवे शुरू होता है और मेरठ से लेकर के प्रयागराज यहां तक का ये कंप्लीट एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे पे जो रफ्तार होती है वो 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अलाउड होती है और बहुत ही अच्छी रोड्स होती हैं। खासियत ये होती है एक्सप्रेसवे की, देखो, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे, इनमें डिफरेंस क्या है? एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे में ना साइड में बैरिकेडिंग नहीं लगी होती है, यानी जानवर भी आ जाएगा, इंसान भी क्रॉस कर देंगे। लेकिन जो एक्सप्रेसवे होते हैं ना, ये पूरे एक्सप्रेसवे पे, इसको बनाना भी बहुत महंगा होता है, इसीलिए एक्सप्रेसवे पे पूरे रास्ते क्या होता है, एक तो बैरिकेडिंग लगी होती है। बैरिकेडिंग से होता ये है कि कोई भी जानवर वगैरह इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ये एक फ़ायदा होता है। तो उससे क्या होता है, स्पीड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको एक्सप्रेसवे बोलते हैं। ठीक, फिर देखिएगा, यहाँ पर आते हैं यमुना रिवर रिवाइवल एक्शन प्लान। ये अभी देखिए हाल ही में क्या हुआ, दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे और दिल्ली इलेक्शन में कौन जीता? पार्टी कौन सी जीती? पार्टी जीती यहाँ पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अब देखो भाई, हुआ ये कि बीजेपी जब आई तो उन्होंने बोला कि यमुना देखो बहुत गंदी है। आपको ये जो पूरा फोम दिख रहा है ना, ये सारा का सारा फोम जो है ये गंदगी का फोम है। ये साफ फोम नहीं है, ये गंदगी से पैदा होता है ये फोम। अच्छा, और देखिए बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि नदियाँ हमारी माँ जैसी हैं, उसके बाद सारा वेस्ट भी उसी में डंप करते हैं। तो इसको सही करने के लिए अब क्या करा गया है, तो अभी देखिए गवर्नमेंट ने ये प्लान लेकर के आया है। क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई है ये प्लान। ला पहले भी सकते थे, लेकिन वही होता है जब सेंटर और स्टेट की नहीं बनती है तो ये था। अब उस समय दिल्ली एज अ स्टेट की बात करें तो अरविंद केजरीवाल साहब जो थे वो यहाँ चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। अच्छा, अब उस समय इनका जो आपस में जो तालमेल है ना वो अच्छा नहीं बैठता था, इसलिए ये समस्या थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, दिल्ली की अगर बात कर रहा हूँ, इंडिया की कैपिटल बताना क्या है? दिल्ली, राइट? बिल्कुल सही बात है। भारत की कैपिटल है दिल्ली? नहीं, गलत बात है। भारत की कैपिटल दिल्ली नहीं है दोस्त, भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली है। अब देखिए इसमें क्या मतलब हुआ इसका। देखिए बालक लोग, दिल्ली जो है ये एक राज्य है, दिल्ली
कोई शहर नहीं है, दिल्ली एक स्टेट है। और कभी भी कोई स्टेट किसी भी कंट्री की कैपिटल नहीं होता, हमेशा एक जिला होता है या सिटी होती है। अब दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली, ये जो दिल्ली राज्य है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 11 जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जिले हैं। उनमें से एक जिला जो है, एक डिस्ट्रिक्ट जो है, इसका नाम है न्यू दिल्ली। समझे, इसका नाम है, इस जिले का नाम है न्यू दिल्ली। तो दिल्ली में कुल जो आप ये देखते हो ना, साउथ दिल्ली और ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं, दिल्ली एज अ स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे ये है, ये साउथ दिल्ली है आपका, इसी तरीके से आपने ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और भी आपने एरियाज देखे होंगे। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं ये सारे के सारे दिल्ली एज अ स्टेट के। अब वो सारे जिले आपस में मिले हुए हैं, इसलिए हमें लगता है कि यार ये तो एक ही शहर है, बट एक्चुअल में ये अलग अलग जिले हैं। तो दिल्ली एज अ राज्य में 11 जिले हैं, उन जिलों में से एक जिला नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली कैपिटल है इसका। अच्छा, अब देखो, चलो ये तो बात हो गई दिल्ली की। अब देखो यहां पर कैसे बचाया जाएगा। 30 पॉइंट एक्शन प्लान लाया गया है, जिसमें सबसे गजब की चीज मुझे 2 चीजों में लगी। एनवायरमेंटल फ्लो यमुना का बढ़ाना। आपको कोई भी रिवर आपको बचानी है ना, आप उसका ई फ्लो माने एनवायरमेंटल फ्लो बचा दो। अब ये साहब आप कैसे करेंगे, देखिएगा। इसको करने का ये है पर्पस, 773 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर जो है, 773 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर जो है, ये इसको ट्रीट करा जाएगा और हर दिन इसको बहा दिया जाएगा। समझे, मतलब रिवर में इसमें ऐड कर दिया जाएगा 773 मिलियन लीटर्स सीवेज का ट्रीटेड पानी। अब देखो ये कितनी बढ़िया बात है। माने जो पूरे दिल्ली भर से जो भी पानी निकल करके आ रहा है ना, गंदा पानी, टॉयलेट का पानी, उसको पूरी तरीके से क्लीन करेंगे और क्लीन करके रिवर में बहा देंगे। उससे यमुना पहली चीज तो रिजुविनेट होगी, जो नदी पतली होती जा रही है ना, वो सही होगी। कितनी अच्छी चीज है कि ये रिसाइकल्ड पानी है ये। दूसरा, फिर ओखला से भी लेकर के आएंगे। ओखला, जहां पर नोएडा है ना, वही ओखला है। नोएडा क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ओखला जो है, यहां से लेकर के इसको आएंगे। ठीक, ये भी आज अच्छी बात हो गई। ओखला जानते हो क्या? ओखला की कहानी बताता हूँ क्या था यार। कभी कभी सोचता हूँ, आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं इतनी सारी चीज़ें बता देता हूँ, अगर इन चीज़ों पे अगर शॉर्ट बना लेता, इन सारी चीज़ों पे अगर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता, तो कितने सारे लोगों को ये सारी अच्छी जानकारियाँ जो हैं ये पता चल जाती। नहीं, कितनी सारी अच्छी जानकारी पता चलती है और कितने सारे लोगों तक पहुंचती है। लेकिन जब मैं लेक्चर खत्म करता हूं तो भूल जाता हूं कि अरे यार, इन चीज़ों के ऊपर भी शॉर्ट बनाना था। है, आप लोग याद दिला दिया करिए। आइए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम देख चुके हैं। अब देखिएगा क्या आ रहा है हमारे पास। तो ये आपने देखा, तो यहाँ पर ये पानी वानी इसमें डाला जाएगा, जिससे नदी रिचार्ज हो जाएगी पूरी। तो ये क्या है, ये यमुना रिवर रिवाइवल एक्शन प्लान है, ये केंद्र सरकार लेकर के आ रही है। फिर देखिए सहयोग इनिशिएटिव। आज की सबसे बेहतरीन न्यूज़ मुझे ये लग रही है। क्या, देखिए अक्सर हम लोग देखते हैं कि सरकार की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलती हैं, लेकिन वो आम जनमानस तक पता ही नहीं होती हैं। आम जनता उनके बारे में कभी नहीं जानती होती है। तो ये सहयोग इनिशिएटिव उड़ीसा लेकर के आया है। उड़ीसा में क्या किया गया है कि इसमें लगभग, देखिएगा, अभी इसको 1.5 महीने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा, जिसमें मिशन मोड के ऊपर तय करा गया है कि 15 लाख अर्बन पुअर जो लोग हैं, मतलब शहरों में रह रहे जो गरीब लोग हैं, उन तक हम क्या करेंगे, हम ये जो सरकारी योजनाएं हैं उन सब तक पहुंचाएंगे। मतलब फोन कर करके, घर घर जा करके बताएंगे कि आपके घरों के लिए देखिए ये सारी योजनाएं हैं, इनका लाभ उठाइए। तो ये अर्बन पुअर्स के लिए ये स्कीम चलाई जाएगी और 15 लाख लोगों को 1.5 महीने में ये टारगेट किया गया कि 15 लाख लोगों को हम बेनिफिशियरी बना पाए, जो लोग अभी जानते ही नहीं हैं योजनाओं के बारे में। ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके बारे में। ठीक, सहयोग इनिशिएटिव है ये, 15 लाख रेजिडेंट्स को किया जाएगा ये। तो 1 मई से 20 जून रन कर रही है ये स्कीम। सहयोग इनिशिएटिव है ये सहयोग इनिशिएटिव, इसको क्या बोलेंगे, ये है कहाँ की, ओडिशा का है ये। फिर देखिएगा, विक्रमादित्य वन पीरियड का एक इंस्क्रिप्शन मिला है। तो ये देखिए, विक्रमादित्य वन कौन थे? वेल, ये आपने पुलकेशिन II का नाम सुना है ना, चालुक्य राजा थे पुलकेशिन II। तो पुलकेशिन II के बेटे का नाम है विक्रमादित्य। इनके बेटे का नाम है विक्रमादित्य। हाँ जी, तो ये है विक्रमादित्य, ही इज द सन ऑफ पुलकेशिन II। इनका अभी एक इंस्क्रिप्शन मिला है, शिलालेख मिला है। शिलालेख में इनके द्वारा कराए गए काफी काम मिले हैं और ये ओल्ड कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ओल्ड कन्नड़ स्क्रिप्ट में इसको लिखा गया है। कहाँ मिला है ये? वेल, ये आपका वहीं क्या बोलते हैं, कर्नाटका में, नॉर्दर्न कर्नाटका में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार जनरल देख लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं होते। ठीक है, फिर देखो, अच्छा
यूरोपियन रेड एडमिरल बटरफ्लाई, ये एक नई स्पीशीज़ मिल गई है। इधर काफ़ी स्पीशीज़ मिल चुकी हैं, देखो हर हफ्ते में हम लोग को एक नई स्पीशीज़ मिल जाती है। ये नई स्पीशीज़ वाले क्वेश्चंस भी आप ध्यान से रखना। थोड़ा सा एक लेवल ऊपर पढ़ाई करो ना तो अच्छा होता है कि एग्जाम में कभी ना हारोगे नहीं, इसलिए एक लेवल पढ़ना अच्छा होता है। चांसेस देखो ऐसा होता है कि अगर 10 पेपर आएंगे ना उसमें से शायद एक में आएगा ये, लेकिन आपको अगर आप उस एक पेपर में होगा ना तो आपको बहुत बड़ी एज मिल जाएगी ये। तो इसलिए साइंटिफिक डिस्कवरी जो स्पीशीज़ की होती है उसको याद रखना उसको। तो ये यूरोपियन रेड एडमिरल बटरफ्लाई है, ये अभी हाल ही में कहाँ पर मिली है, ये अभी शिमला के धर्मशाला में मिली है। ये कहाँ पर, शिमला के धर्मशाला में रेड एडमिरल, यूरोपियन रेड एडमिरल बटरफ्लाई ये मिली है। अच्छा, ये कहाँ की है, ये यहाँ की है ही नहीं है, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में पाई जाती है। पिछली बार सोचिए 1929 में एक बार दिखी थी और उसके बाद 2022 में पाकिस्तान में एक बार दिखी थी। 93 ईयर्स लग गए थे इसको पाकिस्तान में दिखने में, और अब यहाँ पर इंडिया में दिखी है। सो इतनी खास और इंपॉर्टेंट है रेड एडमिरल बटरफ्लाई। सुंदर होती है, देख रहे हैं कितनी, बहुत, ये बहुत विशाल थी, बड़ी सी होती है काफ़ी है। आइएगा फिर देखते हैं मेंबर ऑफ यूपीएससी बोर्ड। तो दो लोगों को, दो महिलाओं को अभी यूपीएससी बोर्ड का मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन कौन है ये, नाम सिर्फ देखने हैं, अनुराधा प्रसाद और सुजाता चतुर्वेदी। इनको एज द मेंबर ऑफ यूपीएससी के रूप में, यूपीएससी बोर्ड के रूप में, मेंबर के रूप में इनको शामिल किया गया है। नाम ही इंपॉर्टेंट है और एज सच कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए जब हम यूपीएससी के बारे में देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि आखिरकार यूपीएससी ये पूरा आया कहाँ से है। कहानी जानते हैं इसकी क्या थी? इसकी कहानी ये थी, हुआ क्या था, ये कहानी आती है 1854 में। देखो यूपीएससी की अगर मैं बात करूंगा तो यूपीएससी देखो स्थापित कब हुआ है, 1926 में ये स्थापना हुई है। लेकिन ये हुआ क्यों था, और ये क्या जल्दी हो गया? नहीं भाई साहब, बहुत टाइम लगा इसको। देखो हुआ क्या था, आपको स्टोरी बताता हूँ। 1854 में, 1854 में क्या हुआ था, आपको याद होगा, मैकॉले मिनट आए थे। हाँ जी, मैकॉले मिनट आए थे 1854 में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब मैकॉले कमेटी ने क्या किया था, रिकमेंड किया कि सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट जो होते हैं ना वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू कराइए, नॉमिनेशन के थ्रू मत कराइए। उसके पहले क्या होता था, सरकार नॉमिनेट करती थी और आमतौर पर वही लोग नॉमिनेट किए जाते थे जो सरकार के काफ़ी ज़्यादा बजरबट्टू होते थे, मतलब सरकार के काफ़ी ज़्यादा चापलूस होते थे। तब फिर मैकॉले मिनट में मैकॉले कमीशन ने ये बात बोली। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है अच्छा इसको लागू करते हैं। अब साहब लागू कब किया, 1923 में। इनको लगभग 80 साल लग गए। 1923 में इन्होंने क्या किया, एक ली कमीशन की स्थापना करी। उन्होंने बोला ओ जी भाई देखो ये ऐसा क्या है ना, वो हमारे वहाँ एक मैकॉले कमीशन आया था 80 साल पहले। उन्होंने बोला था एक कमीशन वमीशन चाहिए होगा, कह रहे थे नॉमिनेशन नहीं करना है यूपीएससी में या मतलब सिविल सर्विसेज में, तो बताओ क्या करें। तो उस ली कमीशन ने क्या बोला, बोले कि देखो इंडिया के लिए एक इंडिपेंडेंट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए जो पूरा सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट को देखेगा और पूरा सिर्फ मेरिट और फेयरनेस के बेसिस पे देखेगा। तो अभी देखो इस बार ये क्यों आएगा, क्योंकि इस बार ना अभी देखो फिर से कोई मैडम चौधरी करके हैं, उन्होंने नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगाया है और उनकी इंस्टाग्राम फोटोज में देखा गया है कि वो शनैल के बैग्स लेकर के घूम रही हैं। उनके फादर साहब एडीएम हैं और वो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर का कोटा लगा करके ऑल इंडिया रैंक 500 समथिंग लेकर के आई हैं। तो अभी यूपीएससी में फिर वही डिबेट शुरू हो गई है। तो यूपीएससी, इसलिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, ये आ सकता है। अब 1923 में क्या हुआ, ली कमीशन ने बोला कि भाई साहब आपको तो बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है साहब ऐसा है, फिर हम 1 अक्टूबर 1926 को इसका गठन कर दिया गया। किसका? पहला पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया का गठित किया गया। फिर इसका नाम कब बदला, फिर 26 जनवरी 1950 में बोले ओ जी अब हमें नाम बदलना पड़ेगा, और तब यहाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और आर्टिकल 315 के तहत इसको शामिल कर दिया गया। बात समझ आ गई? एकदम बेहतरीन तरीके से, इन आउट सब कुछ एकदम शाबाश। चलो वेल डन, आगे बढ़ते हैं। आइएगा फिर देखिएगा, तो अभी कौन कौन है, अनुराधा प्रसाद और दूसरा क्या है, अनुराधा प्रसाद और यहाँ पर आ जाती हैं कौन आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, एक और मैडम है, हाँ सुजाता चतुर्वेदी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अभी चेयरमैन कौन है, कोई भी नहीं, प्रीति सुडान मैडम थी लेकिन अब वो भी रिटायर हो चुकी हैं, तो यूपीएससी का अभी चेयरमैन नहीं है कोई भी। फिर देखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम 3 मई को मनाते हैं हर साल। अब देखो इसकी भी क्या कहानी है, इसको याद बताता हूँ कैसे रखोगे। देखो कहानी क्या थी, कहानी कुछ ऐसी है कि बात है ये अफ्रीका की। अफ्रीका में क्या हुआ, नामीबिया की बात है, 1991 में बताता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। नामीबिया की 1991 में हुआ क्या यार, नामीबिया में ना नामीबिया जो है यहाँ पर प्रेस को काफ़ी रेस्ट्रिक्शन कर रखा था, बहुत सारा। सरकार इतना ज़्यादा कंट्रोल करती थी प्रेस को कि जो भी जर्नलिस्ट सरकार के खिलाफ जा करके कोई न्यूज़ छापता था, सरकार उसकी ऐसी की तैसी कर देती थी बिल्कुल। अब ये हुआ क्या, अब इसमें जर्नलिस्ट बड़े परेशान थे कि हम करें तो करें क्या, हम खबरें कैसे दिखाएं। तो यूनेस्को ने क्या किया, एक ऐसे ही
यूनेस्को ने और यूएनओ ने मिल करके ने एक सेमिनार कंडक्ट किया। वो कब किया था? 29 अप्रैल को कंडक्ट किया था। और जगह का नाम क्या था? जगह का नाम था विंडहोक। विंडहोक। अब विंडहोक में क्या हुआ? ये सेमिनार किया गया। अब जैसे ये सेमिनार हुआ तो लोगों ने जर्नलिस्ट ने अपनी प्रॉब्लम बताई। यूनेस्को ने बोला कि आज ही सब लोग ठान लो कि सरकार के इस चीज़ के आगे नहीं झुकोगे और सरकार को, प्रेस को आज़ाद रखना ही होगा। तो सभी ने विंडहोक में ही क्या किया? एक डिक्लेरेशन साइन कर दिया कि फ्री इंडिपेंडेंट प्रेस रहेगा हर देश में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं विंडहोक डिक्लेरेशन। और क्योंकि ये नामीबिया में जगह है, विंडहोक शहर है, तो विंडहोक में साइन हुआ था। और क्योंकि ये 3 मई को साइन हुआ है, इसीलिए 1991 से 3 मई 1991 ऑनवर्ड्स हम इस दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने सबने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे सर फिर नामीबिया में खाली होना चाहिए था, हम इंडिया में क्यों करते हैं? क्योंकि 1991 के बाद 1993 में क्या हुआ? यूनेस्को ने बोला ऐसा है जी, ये दिन बहुत अच्छा है, हम पूरे दुनिया में इसको सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए पूरी दुनिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मई 3 को सेलिब्रेट करती है। ठीक है, चलो बढ़िया। आओ जी सवाल करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है, सब लोग ज्वाइन कर लेना यहाँ पर। दिस इज अ वंडरफुल प्लेस टू बी। अभी से लेकर के ना एग्जाम तक बहुत काम आएगा ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं लेकिन वो टेलीग्राम नहीं छोड़ते। वो उनका कहना है सर हमें फिर भी एक अच्छा फील आता रहता है कि हमें सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। देखो, फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया का जो नाइट लैंडिंग सैटेलाइट कह रहा हूँ, फर्स्ट स्टेट कौन सा है जो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी दे रहा है? उत्तर प्रदेश। फिर देखिए गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? मेरठ से प्रयागराज। यमुना रिवर रिवाइवल एक्शन प्लान का काम क्या है? नए ब्रिज बनाना है यमुना वाटर एग्रीकल्चर के लिए, या एनवायरमेंटल फ्लो यमुना का बढ़ाना। भाई एनवायरमेंटल फ्लो बढ़ाना। फिर देखिए सहयोग इनिशिएटिव जो है ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अर्बन पुअर के लिए किसने लॉन्च किया है? वेल द आंसर इज ओडिशा में हुआ है। फिर देखिएगा विक्रमादित्य वन के पीरियड में इंस्क्रिप्शंस हुए थे, कौन से राज्य में ये डिस्कवर करे गए हैं? ये आया है कर्नाटका में, क्योंकि खुद ही चालुक्य डायनेस्टी है, पुलकेशिन II के बेटे हैं। यूरोपियन रेड एडमिरल कहाँ मिली है? ये शिमला में मिली है। शिमला में कौन सा है? धौलाधारी है ये, ठीक, हिमाचल में बेसिकली। फिर देखिएगा कौन कौन अभी अपॉइंट किया गया है यूपीएससी में? अनुराधा प्रसाद एंड सुजाता चतुर्वेदी। दैट्स इट गाइस। तो ये थे आपके सारे करंट अफेयर्स। टेस्ट देते रहिएगा, आज भी टेस्ट होगा, फ्री टेस्ट होता है डेली करंट अफेयर्स का एप्लीकेशन पर, यहाँ जरूर दिया करो इसको, ठीक है जी। चलिए, दीदी भी देखिए खुश हैं एकदम, बढ़िया मुस्कुरा रही हैं एकदम। और हम लोग चलते हैं, टाटा करते हैं अब आपसे। ये बैच बंद हो गया है, या बंद हो गया है या अभी 12 बजे तक हो जाएगा, जहाँ तक देख लीजिएगा शायद बंद हो गया होगा। अगर आपको पेमेंट नहीं हो रहा है तो बंद हो गया है, नहीं हुआ होगा तो 12 बजे तक आज बंद हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा जिसको भी लेना हो अब, ठीक है। चलिए बाय करते हैं, टाटा करते हैं। और PDF कहाँ मिलेगी? देखो लैब की ऐप है, यहीं पर टेस्ट भी होता है। यहाँ फ्री कंटेंट में जाओगे, यहाँ पर आपको फ्री PDF और मैगजीन में हर दिन का करंट अफेयर्स का पूरा PDF मिल जाएगा। इनफैक्ट अब यहाँ पे भी नहीं मिलता है, अब तो हमने यहाँ पर एक अलग से टैब ऐड करा दिया है करंट अफेयर्स का, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये कूल, चलिए अच्छा लगा, मज़ा आया। 9 बजे मिलते हैं बहुत बेहतरीन सी चीज़ों के साथ में, ठीक है जी। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।